अस्सलाम वालेकुम। ये आज का पहला लेक्चर है असेंबली लैंग्वेज के बारे में। और इस सेमेस्टर में हम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सारी रिकॉर्डेड होंगी। तो जितनी क्लासेस ऑनलाइन है वो मैं सारे रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करता रहूँगा और कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सके ऑनलाइन वो कवर करेंगे। फिर जब अगर फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो बाकी उधर कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल असल में मैं जूम वगैरह पे या गूगल मीट्स पे मैं लेक्चर इसलिए नहीं लेता कि ज़्यादातर लोगों के लिए वो फिजिबल नहीं होती। और मोस्टली आप सब जो है तो क्योंकि LMS पे भी बाद में देखते हैं, तो इस वजह से आपको मैं ये रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो मेक श्योर कि ये आप देखें और फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप मुझे ईमेल पे बता सकते हैं या LMS पे भी इवन बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ये जो कोर्स है असेंबली लैंग्वेज का, तो इसकी कुछ मटेरियल मैं आपको LMS पे अपलोड भी कर दूंगा और गूगल ड्राइव पे भी मैं रख के आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो बुक हम इसमें फॉलो करेंगे वो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बुक है। ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा और इसमें ये तकरीबन कोई 8 या 10 चैप्टर्स हैं। इन सब को हम कोशिश करेंगे कि जितना इसमें से कवर हो सके तो उसमें से कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कंप्यूटर साइंस के लिए ये सब्जेक्ट जो है तो ये ऐसे कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के BS इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो ये मेजर है और BS कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर है वो आपको समझाई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है या इसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम बाकी लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ते या हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये हम इसमें सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस बुक में क्या कुछ है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है बिलाल हाशमी साहब पढ़ाते हैं, उन्होंने ये बुक खुद लिखी है और इट्स अ रिलेटिवली स्मॉलर बुक्स। इसमें लेस देन 200 पेजेस हैं, इतनी बड़ी बुक नहीं है और इसमें तकरीबन कोई 8 या 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमने तो मेरा नहीं ख्याल हम सारे कवर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इतना कवर कर लें कि आपको अगर किसी जगह पर असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से कोई अपना मतलब आप इसको एटलीस्ट समझें। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक है इसमें जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज है, फिर दूसरा चैप्टर एड्रेसिंग मोड्स हैं, फिर ब्रांचिंग है, इसके बाद बिटवाइज मैनिपुलेशन है और फिर सब रूटीन्स हैं। तो पिछले साल या उससे पिछले साल जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने 5 चैप्टर्स कवर किए थे। कोशिश करेंगे इस दफ़ा थोड़ा सा आगे जाएं क्योंकि ये भी सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स हमने पिछली दफ़ा यानी पूरा चैप्टर कवर नहीं किया था, लेकिन इसमें से कुछ कवर किए थे। और यानी ये सिस्टम लेवल इंटरप्ट्स या रियल टाइम हार्डवेयर इंटरफेसिंग वगैरह जो है ये इसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बाकी सारे चैप्टर्स कम्प्लीटली किए थे। तो कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो इंशाल्लाह आपके साथ इसमें थोड़ी बहुत वो रहेगी। ठीक है, अच्छा, इस लैंग्वेज को बल्कि इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकेंगे। और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का या तो पता हो या हम बताएंगे। जैसे कि इसमें जो बिल्कुल पहला टॉपिक है वो है बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यू शुड नो कि व्हाट बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़, व्हाट रजिस्टर इज़ एंड व्हाट आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट योर प्रोसेसर सपोर्ट्स। तो इस वजह से ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स बिगिन। मैं ये पेंट का जो है वो काफ़ी सारा इस्तेमाल करूँगा, तो इसको आप काइंडली ज़रा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं और आप मुझसे LMS पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वील बिगिन बाय व्हाट अ कंप्यूटर इज़। ठीक है, आपके ख्याल में कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर जो है वो उसका क्या काम है? तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यानी ये बिजली से चलती है और
यानी डीसी करंट से चलती है, ठीक है। और इसका काफ़ी सारे यानी इसको हम इनपुट देते हैं, ठीक है। यानी हम इस फर्ज कर लें ये एक कंप्यूटर है, तो इसको हम कोई इनपुट देते हैं, ये इस इनपुट पर कोई प्रोसेसिंग करता है और फिर ये प्रोसेसिंग करके हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर का काम क्या है कि आपके किसी दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करके उससे कोई आउटपुट जनरेट करना, ये आपके कंप्यूटर का काम है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको क्या इनपुट दे रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 दूं और ये मुझे और मैं ऐसे कहूँ कि जी इसको स्क्वायर करें, तो ये स्क्वायरिंग करना जो है, ये स्क्वायर करना जो है, ये क्या है, ये इस पे ऑपरेशन है। तो अगर हम इसको 2 इनपुट देंगे तो ये आउटपुट में हमें 4 जनरेट करेगा। तो बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या है कि वो आपके दिए हुए डेटा को और दिए हुए इंस्ट्रक्शन को समझे और इसके अकॉर्डिंग आपके लिए आउटपुट जनरेट करे। फॉर एग्जांपल हमने 2 एज एन इनपुट डेटा दिया है, स्क्वायर करना इसका इंस्ट्रक्शन है और आउटपुट इसका 4 है। इसका मतलब ये है कि हम ये पूरा ऑपरेशन हमारे लिए कंप्यूटर इस तरह से करता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देंगे, इसको समझाएंगे किस तरह से कि जी स्क्वायर कैसे करना है। सिमिलरली हमने इनपुट कैसे देना है, इनपुट इसको समझाना कैसे है कि इस इनपुट के साथ क्या करना है। फिर आउटपुट का हम बताएंगे कि जी ये प्रिंटर पे प्रिंट करना है या स्क्रीन पे प्रिंट करना है, या स्क्रीन पे प्रिंट करते वक्त इसको किसका कलर फॉर एग्जांपल कौन सा रखना है, या कहाँ पे ये प्रिंट होना है, लार्जर स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगा, छोटी स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके प्रोसेसर को देंगे, आपके कंप्यूटर को देंगे, इसको समझाएंगे, ये सारा कुछ समझाएंगे, इसका डेटा भी समझाएंगे, इसके इंस्ट्रक्शंस भी समझाएंगे और इसके आउटपुट का तरीका भी समझाएंगे। तब ही आपका कंप्यूटर जो है वो आपके लिए मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का काम क्या हुआ कि वो इट टेक्स इनपुट एंड it outputs something, ठीक है, according to the input और according to the instruction that you forward। तो ये 2 काम हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो वो है, अब कंप्यूटर के अंदर ऐसा क्या है कि ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में ये पढ़ा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आपके पास रैम है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, या इसको हम सिर्फ मेमोरी भी कहते हैं। और एक आपके पास हार्ड डिस्क है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है, और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और एक आपके पास सीपीयू है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके पास आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट है, ये मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, आपके पास इनपुट है और एक आपके पास आउटपुट है। सॉरी अबाउट द राइटिंग। अच्छा, और ये जो है ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 2 इनपुट आउटपुट्स हैं। आपने जब इनपुट करना है तो वो आपके इन में से किसी एक या मल्टीपल जगहों पे जाकर आपके लिए आउटपुट जनरेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट। हमारे पास इनपुट में इनपुट हार्डवेयर है, यानी एक हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, कैमरा है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ डेटा इनपुट करते हैं और सिमिलरली इस पर कुछ ऑपरेशंस होने के बाद फिर ये आउटपुट होता है। तो आउटपुट भी हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं आउटपुट के, ठीक है। एक डिवाइस आपके पास वो है, मॉनिटर है, स्पीकर है और प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। वो डिवाइसेस जो कि आपके कंप्यूटर से कुछ डेटा रिट्रीव करके आपको आउटपुट देते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इस रैम का क्या काम है, इस हार्ड डिस्क का क्या काम है और इस सीपीयू का क्या काम है, ये 3 अभी हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल वन कि हमारे पास रैम क्या है, ठीक है। रैम जो है वो इसका नाम है रैंडम एक्सेस और मेमोरी। तो इसका मतलब भी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, रैम जो है तो उसका काम ये है कि ये असल में एक स्टोरेज डिवाइस है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं बाइट्स की फॉर्म में, और हम इसमें से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। लेकिन इस रैम के अंदर जो भी कुछ स्टोर होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। यानी जब तक इस पे बिजली है और करंट आपके कंप्यूटर को मिल रहा है, तब तक आपके डेटा जो है वो रैम में स्टोर रहेगा।
अगर रैम में अगर आपको स्टोरेज नहीं मिल रही, आपका करंट नहीं मिल रही आपके सिस्टम को, तो फिर इसमें जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ वोलेटाइल मेमोरी कि जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप इसको करंट दे रहे हैं, उसके बाद में वो आप नहीं दे सकते। अच्छा, फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और इसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। हार्ड डिस्क में जो चीज़ हम स्टोर करते हैं उसको स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज, ठीक है। और रैम में जो चीज़ हम स्टोर करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं कहूँ मेमोरी तो इसका मतलब होगा कि रैम की बात हो रही है, और जब मैं कहूँ स्टोरेज तो इसका मतलब होगा कि हार्ड डिस्क की बात हो रही है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। स्टोरेज इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर permanent storage, and RAM is memory is used for the term memory is used for RAM और temporary memory, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में और रैम में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क है कि ये परमानेंट मेमोरी है और या परमानेंट स्टोरेज है, और ये जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। और ये बात आपको पता भी है कि इसकी कैपेसिटी कम है रैम की, ठीक है। रैम जो है वो जीबीज़ में होता है, यानी गीगाबाइट्स में होता है। यानी आपने 8 GB का नाम सुना होगा, 8 GB रैम और 12 GB रैम और 16 GB रैम और 64 GB रैम, ये सुना होगा। तो लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट्स में भी हो सकता है, यानी TB में भी हो सकता है। यानी एक 1 TB की हार्ड डिस्क है, या 2 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है, या 3 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है रैम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये रैम जो है ये एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, और हार्ड डिस्क कंपैरेटिवली बहुत चीपर है, ठीक है। यानी आप 2 GB की रैम लेंगे तो आपको कोई फॉर एग्जांपल 4000 रुपये की पड़ेगी, और अगर आप क्या है 20 GB की या 80 GB की या इवन 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी लेंगे तो आपको कोई 4000 या 3000 की पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है, लेकिन रैम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। किससे तेज़ है? आपके वो है ये जो हार्ड डिस्क है इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसकी कैपेसिटी कम है, यानी इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आपके पास जो हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपैरेटिवली स्लोअर डिवाइस है। तो ये ट्रेड ऑफ है आपके उसके बीच में। अच्छा, इसके बाद फिर हम रैम पे और हार्ड डिस्क पे काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएं। फ़िलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, CPU क्या है? ये आपको पता है कि हम इसके थ्रू आपके इंस्ट्रक्शंस को रन करते हैं, या ये जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है ये सारा CPU करता है। दिस इज़ अ ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। और यानी ये आपके इनपुट को समझता है, आपके लिए स्टोरेज ये करता है, आपके लिए आउटपुट ये जनरेट करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को ये समझ सकता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को ये रन करता है। ये सारे काम जो हैं ये CPU के हैं। तो CPU इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन योर कंप्यूटर, जो कि आपके लिए इनपुट भी लेता है, उसको समझता भी है, उसको स्टोर कर सकता है, उसको मेमोरी में ले जा सकता है, उसको मेमोरी से दोबारा लाया जा सकता है CPU में। और ये दिस इज़ अ वेरी सेंट्रल डिवाइस दैट performs several operations. It acts as a brain of your computer. तो इस वजह से ये काफ़ी important device है, ठीक है। तो ये जो CPU है इस पे आपको जब आप इस पे कुछ इनपुट करेंगे तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, या ये हम किस तरह से देते हैं, या ये किस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को समझता है, ये असेंबली लैंग्वेज का काम ही यही है कि मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट में ये समझाऊंगी आपके दिए हुए प्रोग्राम को आपका CPU कैसे समझेगा, ठीक है। ये हम यानी अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना समझे कि हम कंप्यूटर को किसी तरीके से आपके CPU को इंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो CPU जो है आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ के आपके वो ऑपरेशंस करके आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है, और आप वो स्क्रीन्स पे या प्रिंटर्स वगैरह पे आप उसको आउटपुट देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस कि आपको पता हो कि CPU का काम क्या है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आप अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर को देते हैं तो वो डायरेक्टली CPU की साइड पे नहीं जाता। ये जिस तरह से मैंने ये लाइन लगाई है ये गलत है। आपके इंस्ट्रक्शन जो है इट विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द रैम फर्स्ट। ये जो बात है, ये जो इनपुट की बात है,
ये ऐसे होनी चाहिए। आपकी इनपुट पहले रैम में जाती है, फिर रैम से होके आपके सीपीयू में जाती है, ठीक है, और सीपीयू से इस पर कुछ ऑपरेशन होता है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपकी जो इनपुट है वो कहाँ जाए, रैम में। रैम में फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं और काफ़ी सारे और भी तरीके हैं कि जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे कि हम रैम से कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उठा के हम सीपीयू में ले जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि रैम फ़र्ज़ कर लें 8 GB की आपके पास रैम है, 8 GB की, ठीक है, और ये जो हार्ड डिस्क है ये आपके पास 1 TB की वो है हार्ड डिस्क है। तो कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी डिवाइस है, यानी कैपेसिटी की हिसाब से रैम से काफ़ी बड़ी है। लेकिन सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है या सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज है वो इससे भी कम है, रैम से भी कम है। वो फिर MBs में है, यानी 8 MB की या 5 MB की या 6 MB की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से जितना स्पेस आपके पास कम होता जाएगा उतने ही आप बहुत एहतियात से उस स्पेस को इस्तेमाल करेंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे ज़्यादा है तो फिर आप अयाशी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पैसे कम है तो फिर आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता और समझ के आप उसको लगाएंगे। तो सिमिलरली आपके पास अगर 1 TB हार्ड ड्राइव है तो आप इसमें अफोर्ड कर सकते हैं कि आप यानी कुछ भी स्टोर कर दें, आपको चाहिए हो ना चाहिए हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें डेटा रख सकते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। लेकिन अब 8 GB की रैम है तो आप इसमें 8 GB में से सिर्फ वो ही जगह इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको एब्सोल्युटली चाहिए होगी, जो नहीं चाहिए तो फिर वो मैनेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद द सीपीयू। सीपीयू में बहुत इंतहाई कम स्पेस है, तो इस कम स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आपको इसकी इंतहाई एफिशिएंट क्या है मैनेजमेंट चाहिए होगी। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो फिर यू कैन नॉट सिंपली एक्सेस इट और सिंपली यूज़ इट। तो इस वजह से जितने भी इनपुट्स हैं वो हम पहले रैम में ले जाते हैं और फिर रैम से हम वो कुछ इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं 20 या 30 या 50 MB की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो वो सारी की सारी उठ के यहाँ सीपीयू में नहीं ली जा सकती क्योंकि सीपीयू में जगह इतनी नहीं है। तो इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम उठाकर सीपीयू में ले जाते हैं और यहाँ पर इसको प्रोसेस करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है आपके इंस्ट्रक्शन के रन होने के लिए? दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप तो ये है कि आप इनपुट दें और वो रैम में चला जाए। फिर रैम अपनी मर्जी से थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस उठाकर सीपीयू के अंदर ले जाए, सीपीयू इसको प्रोसेस करे और तीसरे स्टेप में आपका जो सीपीयू है वो दोबारा से आपके रैम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस ले जाए। तो तीसरा स्टेप ये है, ठीक है। फिर रैम जो है वो रैम का मतलब रैम में ऐसा कुछ नहीं होता जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को समझे। रैम में असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये सारी चीज़ें समझता है और आपके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस रन करता है। यानी इन अदर वर्ड्स इफ़ आई रीफ्रेज, पहला स्टेप ये है कि आपका इनपुट जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा है? रैम में पड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कुछ कंटेंट को उठाकर, कुछ इंस्ट्रक्शंस को उठाकर आपके सीपीयू में ले जाता है, सीपीयू फिर उसको प्रोसेस करता है और तीसरे स्टेप में आपका जो सीपीयू है वो आपके इंस्ट्रक्शन को वापस रैम में ले जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम असल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जब ये यहाँ पहुँच जाए तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि जी ये रैम में रहना है या इसको हार्ड डिस्क में मैंने स्टोर करना है या नहीं करना। ये फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसके बाद फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करे कि जी बस अब काम कंप्लीट हो गया है और या काम ख़त्म हो गया है और वी कैन सिंपली आउटपुट दिस, तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से ये चीज़ें उठाकर आपके आउटपुट डिवाइस पर ले जाकर आपके लिए प्रिंट कर देता है। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से होता है। आपके इंस्ट्रक्शंस कभी भी डायरेक्टली आप सीपीयू को नहीं देते, आप पहले रैम पे जाएंगे फिर रैम के बाद आप सीपीयू पे जाएंगे। एक तो ये बात हो गई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करूं अगर हो सके तो, दूसरी बात ये है कि आपके जो वो है हार्ड डिस्क है वो या जो सीपीयू है, इट कैन ओनली एंड ओनली कम्युनिकेट विद द रैम, ठीक है। आपका जो सीपीयू है वो कभी भी आपके हार्ड डिस्क के साथ बात नहीं कर सकता, इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर ये इसके साथ कम्युनिकेट करे तो इट विल बी अ लॉट स्लोअर। अब मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको ये क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। आपका सीपीयू इट कैन नॉट टॉक टू द हार्ड डिस्क, ठीक है। सिमिलरली इट कैन नॉट डायरेक्टली टॉक विद द इनपुट डिवाइसेस एंड इट कैन नॉट डायरेक्टली टॉक विद द
आउटपुट डिवाइसेस, ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करती। इन सम केसेस दे कैन कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका जो CPU है वो हार्ड डिस्क के साथ बात करे डायरेक्टली। और तो फिर कौन सा ये आपका जो हार्ड डिस्क है वो किसके साथ, जो CPU है वो किसके साथ डायरेक्टली बात कर सकता है? देयर इज़ ओनली वन डिवाइस दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द CPU एंड दैट इज़ रैम। तो ये दो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपका हार्ड डिस्क आपके CPU के साथ कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। और उसकी वजह क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड। CPU बहुत ज़्यादा तेज़ है कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क से, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है वो मिली सेकेंड्स में काम करता है और CPU जो है वो नैनो सेकेंड्स में काम करता है। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि आपका जो CPU है वो हार्ड डिस्क के साथ बात करे। यानी आप CPU कहेगा कि जी मुझे डेटा चाहिए हार्ड डिस्क से, और हार्ड डिस्क जो है वो डेटा के ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लगाएगा कि CPU जो है वो बिज़ी नहीं रहेगा। तो जब CPU बिज़ी ना हो तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इस वजह से दे कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट। रैम की जो स्पीड है वो भी नैनो सेकेंड्स में है, ठीक है। ये CPU जो है वो मेरे ख्याल में 2 से लेकर 8 नैनो सेकेंड्स तक है, यानी काफ़ी तेज़ है। और रैम जो है वो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि रैम में कहाँ पे डेटा पड़ा है, डिपेंड करता है, लेकिन इट इज़ फ्रॉम 10 नैनो सेकेंड्स टू 50 और 60 नैनो सेकेंड्स। तो फिर भी नैनो सेकेंड्स हैं, कंपैरेटिवली इससे बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी इतना है कि कम से कम आपको थोड़ा बहुत काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क और CPU कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। अच्छा, रैम और हार्ड डिस्क एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका रैम जो है अगर चाहे तो आपका डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकता है, इससे डेटा रिट्रीव भी हो सकता है, इससे डेटा दोबारा से यहाँ पे भी जा सकता है। इट डजेंट मैटर, आप इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस नहीं मैटर करता, लेकिन CPU का और हार्ड डिस्क का मैटर करता है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि आपने अगर जावा में कोई प्रोग्राम लिखी है, आपने C++ में कोई प्रोग्राम लिखी है, तो वो यानी इन अगर आपको ये पता है या नहीं है, वो प्रोग्राम आपके पास रैम में पड़ा है, आपके C ड्राइव में कहीं पे पड़ा होगा, तो पहले रैम में जाएगा, फिर रैम से आपके CPU में जाएगा, CPU में प्रोसेस होकर दोबारा से रैम में जाएगा। अगर रैम चाहे कि ये हार्ड डिस्क में स्टोर करे तो कर लेगा, नहीं करना है तो डायरेक्टली आप रैम के थ्रू आप आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रैम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आई होगी। जितना आपके पास रैम का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा तो यूजुअली आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। हार्ड डिस्क के साथ आपकी स्पीड का कोई काम नहीं है। आजकल SSDs वगैरह आए हैं तो वो थोड़े ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट फास्ट इनफ कि आपका CPU उसके साथ डायरेक्टली बात करे। तो रैम इज़ द प्राइमरी मेमोरी दैट CPU टॉक्स टू, ठीक है। इसमें कुछ और भी बातें हैं CPU रिलेटेड और आपके रैम के रिलेटेड, तो वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता यानी असेंबली लैंग्वेज के जो वो है उस पे लाऊंगा। और यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आर्किटेक्चर की ज़रूरी है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप मेरा नहीं ख्याल कि इसको समझ सकते हैं या इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप पहले थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके बाद अगर फिर आप चाहें तो अपनी यानी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।